ठीक है। अभी आया नहीं है, एक और आना है आदित्य, बट लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक्चुअल कब से कंट्रोल करना शुरू करा। तो अब हम सबसे पहले बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बंगाल इंडिया का सबसे ज्यादा रिच प्रोविंस था उस वक्त, सबसे ज्यादा रिचेस्ट जिसको बोलते हैं प्रोविंस, वन ऑफ द प्रोविंस मतलब स्टेट, सबसे ज्यादा रिचेस्ट स्टेट था उस वक्त का। और सारे ही लोग बंगाल को कब्जा करना चाहते थे, और ब्रिटिशर्स लोगों के लिए बंगाल बहुत ज्यादा प्राइम था। अगर हम लोगों को ये देखे जाए कि एकदम लास्ट पार्ट में 1900s में जाकर के ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल को बंगाल से हटा करके दिल्ली शिफ्ट किया था, जो आज प्रेजेंट डे कैपिटल है। तब तक में उन्होंने बंगाल को छोड़ा नहीं था, या कैलकाटा को छोड़ा नहीं था। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 200 साल तक वो कैलकाटा के भरोसे चलते रहे, मतलब कैलकाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए। इंपॉर्टेंट था ऑब्वियसली, वहां पे रिवरीन पोर्ट है हुगली के पास, तो वो पोर्ट से अपना सारा सामान ले जाते थे अरेबियन सॉरी बे ऑफ बंगाल के थ्रू यूरोप। तो इम्पोर्टेंट तो था, बट वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल रिसोर्स का एरिया भी था उनके लिए, वहां पे उनको बहुत सारे मिनरल रिसोर्स भी मिलते थे। और बंगाल उनकी ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ढाका में उनको मसलिन क्लोथ मिल जाता था, और भी बहुत सॉल्ट पीटर और बहुत सारी चीजें हैं। और बंगाल के आसपास ही ऊपर आसाम पड़ता है, जहाँ पे उनके टी फैक्ट्रीज होते थे, दार्जिलिंग टी वगैरह फेमस थी, तो वो लोग टी भी ले जाते थे। वी विल सी कि चाइना से वो सिल्क भी ला पाते थे। तो बंगाल उनका मेन रीजन था जिस पर वो हमेशा से कब्जा करना चाहते थे। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि 1717 में जब फारूक शियार आया था, फारूक शियार के टाइम पे भी फारूक शियार ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ट्रेड करने की। किस किस को याद है, मैंने बताया था? हाँ, तो फारूक सियार ने जो दे दी थी परमिशन, उस परमिशन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन जगह बहुत नॉमिनल टैक्स पे करके बहुत ज्यादा ट्रेड करने की परमिशन दे दी, और इसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग उठाने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में सारे लोग ईमानदार तो थे नहीं, तो वहां के जो ट्रेडर्स थे वो लोग प्राइवेट करप्शन में जुट गए। और जो फारूक सियार ने जो उनको फरमान या फिर जो क्या बोलते हैं कंसेशन दिया था ट्रेड करने का, 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी, उसका गलत फायदा वो लोग उठाने लगे। तो मान लो फारूक सियार ने जो उस वक्त जो कंसेशन हुआ करता था, उस कंसेशन का नाम दस्तक था। तो फारूक सियार ने दस्तक दे रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपने हिसाब से ट्रेड कर लो। तो वो लोग दस्तक का मिसयूज करके कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो लोकल मार्केट में जाते और मार्केट पे पर्सनल ट्रेड कर लेते थे। तो कंपनी का ट्रेड तो अलग चल रहा है, और कंपनी के जो लोग हैं वो लोग कंपनी के सामान का पर्सनल ट्रेड करने में ज्यादा लग गए। तो पर्सनल ट्रेड करने में बहुत ज्यादा करप्शन होने लगा, और कंपनी के ऑफिशियल लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे, और हम लोगों को यानी इंडियन किंग्स को बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। तो इस करप्शन के चलते बहुत लोग गुस्सा हो गए, क्योंकि मुगल जो थे वो उस वक्त मेन अथॉरिटी थे इंडिया में, मतलब वो लोग मेन किंग थे इंडिया के। लेकिन प्रोविंस के जो यानी हर एक राजा, यानी प्रोविंस से जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, उस प्रोविंस के भी अपने छोटे छोटे नवाब हुआ करते थे। बंगाल का नवाब जिसे बोलते हैं उस वक्त अलीवर्दी खान था। तो हर एक छोटे छोटे इलाके जिसको सूबा बोलते थे मुगल लोग, तो मुगल लोगों में हमेशा किंगडम ये होती है ना कि किसी कोई मेन कैपिटल होती है, तो उनकी जो मेन कैपिटल थी वो तो दिल्ली थी मुगल्स की। तो मुगल तो वहां बैठते थे आराम से, लेकिन उसके अलावा जो जगह जगह इलाके थे, उन सारे इलाके में एक नवाब हुआ करता था। तो नवाब लोगों लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, जैसे आजकल पीएम और सीएम होता है कि नरेंद्र मोदी पूरे सेंट्रल को देखते हैं, और योगी, ममता बनर्जी, ये लोग अलग अलग स्टेट को देखते हैं। तो मुगल के टाइम में भी यही होता था कि जो मेन हेड था वो तो मुगल का किंग होता था, और जो मोस्टली प्रोविंसेस होते थे यानी जो स्टेट्स होते थे उसमें अलग अलग लोग बैठते थे। तो बंगाल का जो नवाब था अलीवर्दी खान, उसको बहुत इन सारी चीजों को देख करके गुस्सा आया कि मेरे राज्य में जो ये है इतना ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग फालतू ट्रेड कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, और मुझे कोई पैसा मिल नहीं रहा है, मेरे पास पैसा ही नहीं है बंगाल को चलाने के लिए। ठीक है, और वो करे भी तो क्या, कुछ कर सकता नहीं है, क्योंकि ये परमिशन खुद किंग ने दे रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा कि कंपनी ने अपना जो असली रंग है वो दिखाना शुरू कर दिया। वो लोग लोकल खुद लोगों से ट्रेड करने लगे, और जो हम लोगों का लोकल ट्रेड था उस सबको उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो वो लोग ही थे जो लोग नॉर्मल लोगों से ट्रेड करते और सामान लेकर के यूरोप ले जाते, और हम लोगों का जो एक्चुअल ट्रेडिंग सिस्टम था, जो हम लोग और लोगों से ट्रेड करते थे, वो सब उन्होंने बर्बाद कर दिया, और पूरी मोनोपोली बंगाल में उन्होंने अपनी कर ली। ये सारी बात देखते देखते जो
नवाब था अलीवर्दी खान, उसको बहुत ज्यादा उसका जो धीरे धीरे अलीवर्दी खान का टाइम तो निकलते चला गया, लेकिन उसके बाद में जो उसका ग्रैंडसन है, उस ग्रैंडसन का नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को जब ये बात समझ में आया कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही लोग ये लोग कर रहे हैं, 100 साल से ऊपर हो चुका है तब से इनको ट्रेड करने का परमिशन है, लेकिन ये ट्रेड के साथ साथ कुछ और भी चीजें यहाँ पर कर रहे हैं। जो काम ये लोग कर रहे हैं वो उसको ट्रेड नहीं कह सकते, ये लोग शायद हमारे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस केस में जब सिराजुद्दौला है उसके टाइम पे ब्रिटिशर्स लोगों ने फोर्ट विलियम तभी वो बना रहे थे, तो जब वो लोग फोर्ट विलियम बना रहे थे तब सिराजुद्दौला को ये पता चल गया कि ये लोग फोर्ट विलियम बना रहे हैं, ठीक है। तो वो गया उनके पास उनको रोकने के लिए, और उन्होंने बोला कि तुम लोग ये फोर्ट बनाना एकदम बंद करो, ठीक है, और यहाँ पर फोर्ट नहीं बनेगा, तुम लोग फोर्ट बनाओगे फिर यहाँ पे अपनी आर्मी रखोगे, मतलब हम लोगों को कंट्रोल करोगे, तो तुम लोग यहाँ से जाओ। ये सिराजुद्दौला ने किया है। अलीवर्दी खान ने वॉज द नवाब ऑफ बंगाल, और उसका पोता है सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान ने ब्रिटिशर्स के साथ में कोई लोहा या पंगा नहीं लिया है, ये बस दिखाया जा रहा है कि अलीवर्दी खान वाज द फर्स्ट वन जो कि नवाब था बंगाल का, और उसने बंगाल को बहुत अच्छे से चलाता था। बट धीरे धीरे ब्रिटिशर्स लोग आने लगे, फिर जब तक उसका पोता आया राज करने जिसका नाम सिराजुद्दौला था, उसको तब समझ में आया कि ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देन ही वेंट और उसने मना किया कि फोर्ट मत बनाओ तुम लोग, लेकिन अब ब्रिटिशर्स कहाँ सुनने वाले हैं, क्योंकि उनको तो अब यहाँ पर आए हुए 100 साल से भी ऊपर 150 साल तकरीबन हो चुके हैं। नाउ दे आर नॉट गोना लिसन। 1760 1759 के आसपास की बात है, और वो आए हैं 1608 में। 150 सालों से वो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, अब थोड़ी ना छोड़ देंगे तुमको। जो जब सिराजुद्दौला ने बोला कि तुम लोगों ने ये सब फोर्ट बनाना बंद करो, और जितना भी तुम लोगों ने रेवेन्यू पे नहीं किया है गवर्नमेंट को, वो सारा रेवेन्यू तुम लोग पे करो, चाहे किसी भी किंग का परमिशन हो, लेकिन लोकल रेवेन्यू तुमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि मोदी जी किसी को परमिशन दे दें, और मोदी जी की परमिशन का फायदा उठा करके कोई यूपी में आके फालतू ट्रेड करने लगे और टैक्स ना दे, तो योगी जी क्या करेंगे? योगी जी के पास टैक्स नहीं आएगा तो योगी जी कैसे चलाएंगे पूरे स्टेट को? वही चीज वहां पे वो लोग कर रहे थे, बार बार किंग का फरमान दिखा देते थे कि हमको किंग ने बोला है तो हम तो करेंगे फ्री ट्रेड। लेकिन अब बिहार बंगाल का जो लॉर्ड है या फिर नवाब है, वो कब तक झेले इस चीज को? उसको भी तो चाहिए। तो उसका जब बहुत नुकसान होने लगा तब सिराजुद्दौला गया, उसने मना किया कि तुम लोग ये फोर्ट विलियम जो भी बना रहे हैं उसको बंद करो फटाफट, फोर्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं होगा। और उसके अलावा जो तुम लोगों ने इतना ज्यादा रेवेन्यू में घपला किया है, तुम्हारे जो ऑफिसर्स हैं जो इतना करप्शन फैला रहे हैं और हमारे स्टेट का इतना लॉस कर रहे हैं, तुम सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग इसका रेवेन्यू दो, ठीक है। क्या लगता है क्या करेंगे? मैम नहीं देंगे। नहीं देंगे। उसने एक एक को बुलाया कि तुमको कौन से किंग ने, फारूक शाह ने कौन सा दस्तक दिया है, लाओ हमको दिखाओ कौन सा कंसेशन तुमको मिला है। हर एक इंसान का दस्तक अब चेक होगा। तब पता चला कि ये लोग दस्तक को फ्री प्रिंट कर रहे थे। एक दस्तक लिया, उससे 10-15 दस्तक प्रिंट कर दिए, फर्जी दस्तक, और फर्जी दस्तक का यूज करके बिना टैक्स पे किए यहाँ से सामान लेकर के यूरोप लिए जा रहे थे। इट्स मोर लाइक कि कुछ तुमको 10-15 दस्तक दे दिए फारूक शाह ने कि ये 15 दस्तक है, इनका यूज करो, और 15 जगह तुमको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उन 15 दस्तक को तुमने 1500 बार यूज कर लिया और 1500 बार टैक्स बचा दिया। तो फारूक शाह के अकाउंट में कुछ नहीं गया, सिराजुद्दौला के अकाउंट में कुछ नहीं गया, तुमने लोकल लोगों से सामान खरीदा, उनको थोड़ा बहुत ब्राइब दे दिया और सीधे ले गए यूरोप। तो स्टेट का बहुत लॉस कर रहे थे ये लोग। तब फिर सिराजुद्दौला ने ये बोला कि अब से तुम लोग का कोई भी सामान को हम लोग टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, तुम लोग को सब चीज पर रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। उस केस में आते हुए उसने बोला कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को जितनी भी कंसेशन आज तक दी जाती थी, सारी कंसेशन खत्म कर दूंगा, सारी प्रिविलेजेस जो तुम लोगों को मिली थी टैक्स ना पे करने की, वो सब मैं खत्म कर दूंगा, और अब तुम लोग मुझे कुछ समय अब देना पड़ेगा, ये फोर्ट वोट सब तुम लोग बंद करो। उसको ये बात समझ में आ गई थी, ठीक है। और ये चीज जब सिराजुद्दौला को समझ में आई, उस वक्त कुछ फ्रेंच लोग भी इंडिया में थे, तो फ्रेंच लोगों को भी सेम बोला गया करने को कि तुम लोग भी करो ये बंद, जो ब्रिटिशर्स लोग कर रहे हैं फोर्टिफिकेशन, तुम लोग भी एकदम बंद करो। तो फ्रेंच लोगों ने तो इंडियंस की बात मान ली, उन लोगों ने बंद कर दिया। वो लोग वैसे भी मेजर पावर नहीं थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम अपना ये फोर्ट बनाने वाला काम नहीं बंद करेंगे। तब फिर सिराजुद्दौला को जब पहली बार झटका लगा कि ये इन्होंने मना कैसे कर दिया, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी कंट्री में आकर के हमारे ही खिलाफ वोट बना रहे हैं, और हम मना कर रहे हैं तो मान भी नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे। उस केस में सिराजुद्दौला को गुस्सा आया और फिर वो आर्मी लेकर के पहुंच ही जाता है कैलकाटा, और कैलकाटा को तुरंत के तुरंत वो बंद करा देता है कि पूरा कैलकाटा सीज करो, ठीक है। उसके बाद में वो कंपनी के ऑफिशियल को अरेस्ट कर लेता है, उन सारे लोगों को कि जो हथियार वगैरह है उन सबको छीन लेता है, और जो जितने भी इंग्लिश के शिप आने वाले थे, ब्रिटिशर्स के शिप, उन सारे शिप को वो ब्लॉक कर देता है कि तो ना कोई शिप आएगा ना कोई शिप जाएगा। सिराजुद्दौला को
जो है वो कलकत्ता को, मतलब कलकत्ता का चार्ज जो है, क्योंकि कलकत्ता तो एक सिटी है ना पूरे बंगाल की, सिराजुद्दौला तो पूरे बंगाल का नवाब है, तो वो कलकत्ता को जो हैंड ओवर है वो मानिकचंद को कर देता है, कि मानिकचंद से कहता है कि तुम कलकत्ता की देखभाल करो और मैं मुर्शिदाबाद जा रहा हूँ। मुर्शिदाबाद उस वक्त बंगाल के नवाब की कैपिटल हुआ करती थी, तो बंगाल का नवाब मोस्टली मुर्शिदाबाद में रहता था, और कलकत्ता वहां पे एक सिटी था जहाँ पे ब्रिटिशर्स ट्रेड करते थे। तो वो कलकत्ता जाता है, कलकत्ता को दे देता है मानिकचंद को, कि तुम मानिकचंद इसको देखो, यहाँ पे ये लोग फालतू ना कर सकें, कोई जो फायदा उठा रहे हैं ये लोग पास का, ये सब ना करें, मैं मुर्शिदाबाद जाता हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो वहां निकलता है तब तक घर में पता उसको चलता है कि ही हैज बीन डम्ड, और बैटल ऑफ प्लासी शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज्यादा दिमाग था। उसको सिराजुद्दौला ने ये देखा नहीं कि ये मना कर रहा है, फोर्टिफिकेशन रोक रहा है, उनको उसने बंदी बना लिया है, उनको लगा कि हो गया, मेरे पास इतना पावर है, सोल्जर्स हैं, मेरे को कौन मैम रोकेगा। हाँ, मैम उनको बंदी बनाने के बाद ब्रिटिशर्स ने कुछ एक्शन नहीं लिए। वही बता रही हूँ बेटा, उसने यहाँ बंदी बनाया, और वहां पे रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में से ले करके एक आर्मी को निकल गया कलकत्ता की तरफ। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव रहता था। जैसे ही उसको पता चला कि बंगाल में जो मुर्शिदाबाद का जो नवाब है, यानी बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, उसने कंपनी के ऑफिशियल को गिरफ्तार कर लिया है, रॉबर्ट क्लाइव फटाक से मद्रास से निकला और कलकत्ता पहुंच गया। और वहां पे उसने मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला था उसका कमांडर इन चीफ, मतलब जो आर्मी, जैसे सेना, एक नवाब होता है उसका सेनापति होता है ना, तो वैसे ही जो सिराजुद्दौला था उसका जो कमांडर इन चीफ था, यानी जो उसकी आर्मी का जो कमांडर था मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव ने उसको ब्राइब कर दिया और मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। ठीक है, और जो सिराजुद्दौला के जो कोर्ट थे, सिराजुद्दौला का जो दरबार था, यानी जो कोर्ट था, उस कोर्ट के दो चार और आदमी लोगों को उसने ब्राइब कर दिया, जैसे जगत सेठ, ओमी चंद, जितने भी अमीर अमीर लोग हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको अपनी तरफ दिमाग से मिला लिया। इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। तो जैसे ही सिराजुद्दौला ने कंपनी के ऊपर नकेल कसी कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, वैसे ही कंपनी वालों ने दिमाग चलाया, और सिराजुद्दौला के जो मेन आदमी थे उन सारे लोगों को, इट इज मोर लाइक अ बॉलीवुड मूवी, जिसमें दगा कर देते हैं खुद के जो आ, वजीर लोग रहते हैं, वही सब यहाँ हो रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्कुल वही किया। उसने जो उनके मेन तो मेन मैम आदमी, लास्ट में इंडिया जीतती है। नहीं नहीं, हार जाते हैं। अगर हम जीत जाते तो बेटा गुलाम क्यों बनते। तो मैम बॉलीवुड मूवी में तो लास्ट में एक्टर जीतता है ना। हाँ तो बोले, और तो लास्ट हमारा भी लास्ट 1947 में आएगा, 200 साल के बाद। अभी 200 साल तक हमें गुलामी करनी है। तो फिर सिराजुद्दौला के जो मेन मेन लीडर होते हैं उन सबको वो लोग ब्राइब कर देते हैं, अपनी तरफ मिला लेते हैं, और मीर जाफर सबसे आगे था क्योंकि आर्मी उसी कंट्रोल में थी, कमांडर इन चीफ था। तो जैसे ही अ, सिराजुद्दौला अपनी आर्मी को लेकर के पहुंचा प्लासी लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स से, उसको समझ में आया कि उसके जो सैनिक हैं उन्होंने उसका लड़ने से ही मना कर दिया, क्योंकि कमांडर इन चीफ खुद ही ब्रिटिशर्स की तरफ हो गया। तो सडनली सिराजुद्दौला को लगा कि ही इज द मैन विद नो आर्मी, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी आर्मी कहाँ चली गई, ब्रिटिशर्स की तरफ। तो फिर सिराजुद्दौला एक्चुअली बैटल, उसको एक प्लासी की जगह है जहां पे उन्होंने लड़ने के लिए डिसाइड किया था, उसको बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं। 1957 में ये वॉर हुआ है। 1956 में ही उसने सीज करा था कलकत्ता को, और सारी चीजें उसने बंद करा दी थी, उनका ड्यूटी व्यूटी, और तुरंत ही प्लासी की लड़ाई हुई। तो प्लासी की लड़ाई में ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ब्रिटिशर्स को मार के भगाऊंगा इस बारी, रॉबर्ट क्लाइव को तो और मार के भगाऊंगा, और सिर्फ बंगाल से नहीं मद्रास और सब जगह से निकालेंगे इनको बाहर। लेकिन हो जाता है उल्टा। उसका जो कमांडर इन चीफ होता है मीर जाफर, उसे धोखा दे देता है, और जब वो प्लासी में लड़ाई लड़ने पहुंचा एक्चुअली, तो जो सेना होती है वो उसकी तरफ होती ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी इज द बैटल व्हिच वाज एक्चुअली नेवर फॉट। लड़ा ही नहीं गया वो, क्योंकि लड़ने से पहले ही हार गया सिराजुद्दौला, क्योंकि लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सेना ही नहीं थी उसके पास। समझ गए। तो सिराजुद्दौला को फिर लोग कैप्चर कर लेते हैं और सिराजुद्दौला को मार देते हैं। और यहाँ से हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला के मर जाने के बाद में तो बंगाल में कोई नवाब बचा नहीं। तो सिराजुद्दौला के मर जाने के बाद में जो मीर जाफर है, जिसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, ब्रिटिशर्स लोग उसे ही अपना नवाब बना के बैठा देते हैं। उनके तो फायदे का ही सौदा है। अब मीर जाफर कुछ भी करेगा नहीं, जो लोग ब्रिटिशर्स चाहेंगे वो ही करेंगे, बंगाल बिहार में जैसा भी ट्रेड करना चाहेंगे वैसा करेंगे, मीर जाफर मना तो करने वाला है नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, सिराजुद्दौला को मार देते हैं और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना के बैठा देते हैं। ठीक है, तो फिर अब वो लोग मीर जाफर से बोलते हैं ब्रिटिशर्स लोग कि हमने तुम्हें नवाब बनाया है, अब तुम लोग मेजर मेजर 24 जो डिस्ट्रिक्ट है बंगाल के, उन सब में ट्रेड करने का राइट हमको दो, उन सब का जमींदार अब हम बनेंगे। इनकी हिम्मत देखो, पहले ये ट्रेडर बनने आए, उसके बाद उन्होंने फोर्ट बनाया, अब कह रहे हैं कि 24 गांव की जिम्मेदारी हमको चाहिए।
तो फिर जो मीर जाफर है वो वैसा ही करता है, तो बंगाल के जो मोस्ट 24 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उन सब की जमींदारी वो ब्रिटिशर्स को दे देता है। ब्रिटिशर्स लोग अपना जो हर जगह वहां पे फोर्ट वोर्ट बना लेते हैं। जितने भी फ्रेंच थे बंगाल में उन सारे फ्रेंच लोगों को सरेंडर करवा लेते हैं ब्रिटिशर्स लोग, क्योंकि फ्रेंच लोगों ने तो बात मान ली थी सिराजुद्दौला की, उन्होंने तो फोर्टिफिकेशन करना बंद कर दिया था, वो लोग तो कर नहीं रहे थे उस तरह के काम। लेकिन सिराजुद्दौला के मरने के बाद में बंगाल एक तरीके से पूरा ही ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि मीर जाफर ब्रिटिशर्स की तरफ ही था और उसका फायदा उठाते ही बंगाल वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद ब्रिटिशर्स कभी रुके नहीं जब तक एक बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, दो ऐसे बैटल है, दोनों ही बंगाल में हुए हैं। सबसे पहला हुआ है प्लासी, इसके बाद पढ़ाऊंगी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को ऐसा बोला जाता है कि इट इज द गेट जिसके थ्रू वो लोग इंडिया में एक्चुअली एंटर किए। इसके पहले वो ट्रेडर्स थे, बाकी लोगों से भले ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, फ्रेंच से कर रहे होंगे, डच से कर रहे होंगे, लेकिन ट्रेड करने के लिए कर रहे थे। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद देखो ये लोग जमींदारी पे उतर आए, इंडिया की जमींदारी लेना शुरू कर दिया इन्होंने, हर जगह का वो लोग दीवान बनने लगे, ये सारे टाइटल उनको मिल गए। तो फिर उन्होंने इंडिया में लोकल रूलर्स को हटाना शुरू करा और खुद आ गए और एक्चुअली इंडिया को एक कॉलोनी बना लिया। तो बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला मर जाता है, सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर आ चुका है और मीर जाफर ने 24 जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वो दे दिए हैं बंगाल को, वो ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स ने पूरे बंगाल में जहां जहां भी फ्रेंच लोग हैं उन सबको सरेंडर करा लिया और बंगाल में पूरी तरह से कब्जा कर लिया। बंगाल में जितना भी रिच था, रिसोर्सेस था, जो भी ट्रेजर, जो खजाना था, वो सब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। और फिर अब रियल पावर बंगाल में कौन है? ब्रिटिशर्स। अब वो बंगाल के बाद बिहार, उड़ीसा, मद्रास, आंध्र प्रदेश, यूपी सब ले लेंगे आगे आने वाले टाइम में। शुरुआत उन्होंने बंगाल से कर दी है और बंगाल उनको मिल गया है और बंगाल से धीरे धीरे उन्होंने, पहले तो फ्रेंच को थोड़ा बहुत, बैटल ऑफ बांदी वॉश के बाद फ्रेंच थोड़ा बहुत इंडिया में थे, ट्रेड कर रहे थे, अब उन्होंने बंगाल से एकदम क्लीन स्वीप कर दिया, फ्रेंच और डच को भगा ही दिया, बोले अब हम ही रहेंगे, तुम लोग जाओ, हमारा कोई काम नहीं आता। ठीक है। नवाब से वो लोग फिर बहुत ज्यादा पैसे की मांग करने लगे कि हमने तुम्हें नवाब बनाया है, अब तुम खजाने में से पैसा निकाल करके हमको दो। तो नवाब भी कब तक मना करता, नवाब को पता था कि ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रांग है और नवाब के पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, उसने खुद ही मरवा दिया है सिराजुद्दौला को, तो नवाब के पास कोई सपोर्ट करने के लिए भी नहीं है, वो चारों तरफ ब्रिटिशर से घिरा हुआ है। तो नवाब से वो हमेशा हैवी प्राइस मांग करती है कि हमें ये पैसा दो, ये पैसा दो। नवाब कहाँ तक पैसा दे पाता, ठीक है। तो उसको बहुत सारी कंपनी को ट्रेड प्रिविलेज देनी पड़ी, ठीक है। और फिर मीर जाफर एक टाइम के बाद पागल हो गया सुन सुन करके, कितना पैसा दूं तुम लोगों को, कितना ट्रेड में परमिशन दूं, तुम लोग पूरा लूट चुके हो। तब फिर मीर जाफर ने भी विद्रोह कर दिया, क्योंकि कोई भी इंसान इतना ज्यादा नहीं झेल सकता है कि तुम लूटते ही जाओ, लूटते ही जाओ। फिर मीर जाफर ने भी कोशिश करी ब्रिटिशर को कंट्रोल करने की, क्योंकि पहले तो उसने उनका साथ दिया ये सोच करके कि मैं नवाब बन जाऊंगा, लेकिन जब उसको ये समझ में आया कि लोग एक्चुअली लूटने ही आए हैं इंडिया को, तब फिर उसने भी कोशिश करी कंट्रोल करने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उन्होंने मीर जाफर को भी हटा दिया और फिर मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बैठा दिया। तो वो लोग ये करते रहते थे, जो लोग भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनकी तरफ रहेंगे, उनको वो गद्दी पे बैठा देते थे, लेकिन एक्चुअली उनको कोई पावर नहीं देते थे, वो गद्दी पे बैठाते थे अपने काम के लिए, कि जब तक हमारी सुनोगे तब तक गद्दी पे बैठेंगे, वरना किसी और के साथ मिलकर के तुमको गद्दी से हटा देंगे। समझ गए? सो इट्स मोर लाइक बॉलीवुड मूवी स्टोरी। आई होप पसंद आई होगी। तो बैटल ऑफ प्लासी मजे मजे में पता चल गया तुम लोगों को, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कर लेना, डच और फ्रेंच के बारे में कर लेना। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। Let's see how much it is left. Okay, we are done more than half chapter Battle of Buxar, और उसके बाद dual administration and then चार्टर एक्ट है अभी, ठीक है। मे बी नेक्स्ट क्लास या एक और क्लास में तो हो ही जाएगा। ओके, समझ में आ गया सबको? कोई है जिसको अभी तक की बात समझ में ना आई हो? तो कैसी लगी तुम लोगों को ब्रिटिशर्स की पॉलिसी? डिड यू लाइक इट? No ma'am. Okay, cool. So here is the homework for you. You have to go and go through the map part कि कहाँ पे किसकी टेरिटरी थी, then you have to do your short type questions from the NCERT and then you 1 mark जितने हो रहे हैं अभी तक की पढ़ाई से, ठीक है। And it's better if you read chapter on your own. मैंने तो सारी चीजें डिस्क्राइब कर ही दी हैं, एक बार भी पढ़ोगे you will be able to understand कि हाँ ये क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने एक चीज बहुत डिटेल में बताई है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई टू रैप इट अप, इसको खत्म करने की कोशिश करूंगी, फिर मैं खुद भी क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं केवल कुछ चैप्टर डिस्क्राइब कर रही हूँ तो क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगी, वो भी कराऊंगी। हाँ बेटा।
मेरे पास स्पॉटलाइट है तो मैं स्पॉटलाइट के ही क्वेश्चन आंसर करूंगा। हाँ बेटो, बिल्कुल बिल्कुल ही अच्छा है, स्पॉटलाइट के भी करो, क्योंकि मैं स्पॉटलाइट ही मेजर कवर कर रही हूँ, एनसीईआरटी तो अपने आप ही कवर हो ओके। जाती है उसमें। स्पॉटलाइट से ही करा रही हूँ, तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड दी स्टोरी एंड वील मीट सून। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, save yourself, eat a lot, and yeah, what else you can do homework. Bye bye. Thank you, ma'am. Welcome.